मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV 4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, जो हम आपके सामने मजमून पेश करते हैं वो हम प्रिंट मीडिया और इंटरनेट की दुनिया से मदद हासिल करके आपके सामने आसान अल्फाज में पेश करते हैं और एक महसूस अंदाज धीमेपन में आपके सामने पेश करते हैं। अगर आपने हमारा NAQ TV 4 सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे जी दोस्तों, आज से 2 साल पहले पाक फ़ौज के तर्जमान ने ये एक तरीही और कलीदी जुमला कहा जो अमर हो चुका है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, नीज़ हम TTP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, बल्कि उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। यही अल्फाज गुज़श्ता दिनों पाक फ़ौज के स्पोकमैन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अपनी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अज़्म इस्तेकाम फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और मुजरमों का गठजोड़ ख़त्म करना। मेरे जी दोस्तों, उन्होंने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में निज़ाम अदल को भी एक इशारा दिया। वो निज़ाम अदल का 9 मई के वाक़यात के मनसूबा साज़ों सहूलतकारों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर इन किरदारों को कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो वतन अज़ीज़ में मज़ीद इंतशार फैलेगा, मज़ीद दहशतगर्दी फैलेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अप्रैल 2022 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक अगर देखा जाए, मुल्क की सलामती, मुल्क की हालात, मुल्क की सियासी तरबियत, अखलाकी तरबियत और ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए और यूं 25 करोड़ अवाम पर बहुत सी क़यामतें गुजर गुजर गईं। इस वक्त अफ़गान सरहद पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और नहायत ही हसास हालात में तब्दील हो चुकी है। पाक फ़ौज पाकिस्तान के नहायत ही सास अहदे पर फायज अफसरान की मज़कूरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमारे सियासतदानों ने जो हमारी कौमी पॉलिसी के बुनियादी खद्दोखाल से तल्लक रखते हैं, जो उन्होंने तश्कील दी है, इसके पसे पुश्त पर पाक अफ़गान की तलकात की एक लंबी कहानी है। हमसे अंदर और हिकमत अमली में बहुत सी गलतियाँ सरजद हुई। मुहब्ब वतन हलकों में यकदोना इत्मीनान पाया जाता है। कौमी क़यादत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुरुस्त सम्मत में आगे बढ़ना चाहती है। मेरे दोस्तों, इस तमहीद के बाद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान में अप्रैल 1968 1978 से शुरू होने वाली ये लड़ाई को 46 साल गुजर चुके हैं और पाकिस्तान दिसंबर 1979 में अमली तौर पर इस तसादम, इस लड़ाई, इस जहाद का हिस्सा बना। रूस की गर्म पानियों पर मुबीना ख्वाहिश महज एक सफारती मौक़िफ़ था।
نہ روس کا کوئی گرم پانیوں تک آنے کا کوئی پروگرام تھا، نہ ہی اس کا کوئی مقصد تھا۔ یہ ایک سامراج کا پراپوگنڈا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اس افغان لڑائی کی مدد سے جو اس نے وطن عزیز میں آمریت کا ڈونک رچایا ہوا تھا اور اپنی آمریت کو دوام دینا چاہتا تھا، امریکہ افغانستان سے سوویت یونین کی ناک رگڑنا چاہتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس میں ایک بہت بڑا اہم کھلاڑی سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں اپنی بالادستی کا خواہاں تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا وہ مشرق وسطیٰ میں وہ عرب ممالک کی قیادت کرے۔ میرے عزیز دوستو، اس ممکنہ جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب اپنے اسلحے اور دولت کے ذریعے اس جلتی آگ پر تیل ڈال رہا تھا، جو آگ سالہ سال بڑھتی رہی، اور پاکستان براہ راست سیاسی، تمدنی، معاشی، سفارتی، اخلاقی مفادات کی قربانی دے رہا تھا۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین جنرل ضیاء الحق کی مہربانی اور جنگ کی وجہ سے پاکستان میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ مذہبی انتہا پسندی، اسلحے اور منشیات کی ثقافت نے پاکستانی معاشرے، سماج، سول سوسائٹی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور 1980 میں چند سو مذہبی مدراس کی تعداد یکدم 35,000 تک جا پہنچی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت سے ملک عزیز میں انتہا پسندی، منشیات، ہیروئن، کلاشنکوف کا کلچر سر چڑھ کر بولنے لگا، اور ملک عزیز میں افغان مہم جوئی کی مخالفت کرنے پر جمہوریت پسند حلقے غدار قرار پائے۔ 14 اپریل 1988 میں جب جنیوا میں معاہدہ طے پایا تو اس کے ساتھ ہی جنیجو حکومت کو رخصت کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس مرحلے پر پاکستان کے لیے ٹوینڈر لائن کی بین الاقوامی سرحد کا احترام کرتے ہوئے افغان معاملات سے لا تعلق ہونا ممکن تھا، لیکن کیا کریں جنرل ضیاء الحق کے، جب تک افغان مسئلے کا طالبان کا ذکر ہوتا رہے گا، اس آمریت سے بھرپور شخصیت، پاکستان کے جوڑوں میں بیٹھنے والی شخصیت کا اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا، مگر اس نے نجائز معاشی سیاسی مفادات آڑے آئے۔ 6 سالہ افغان خانہ جنگی کے بعد بالآخر طالبان کا ظہور افغانستان میں ہوا، اور طالبان حکومت بین الاقوامی قوانین سے انحراف کی بدترین مثال تھی۔ طالبان کی حکومت نے کبھی بھی پاکستان کا جائز مطالبہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ہی پیدا کرتا رہا۔ پاکستان میں موجود مذہبی انتہا پسندوں کی نظریاتی اور عملی اتحاد نے، اور امریکہ میں 9/11 ہوا تو پاکستان میں ایک اور فوجی آمر نمودار ہو چکا تھا، جسے عالمی سطح پر کوئی گھاس نہیں ڈالنے کو تیار تھا، جو ایک عالم پاور وزیر خارجہ امریکہ کے فون پر جناب پرویز مشرف نے فوراً ہی اس کی ہر شرط قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے نہ یہ دیکھا اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس نے اگر دیکھا اپنے
आमराना इक़्तिदार को तवील देने का एक नुस्खा पाया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुशर्रफ को तवील अफ़गान जंग में अपने इक़्तिदार की ज़मानत तो मिल रही थी। इस दौरान अमेरिका इराक पर चढ़ दौड़ा, अफ़गान जंग पस मंज़र पर चली गई और पाकिस्तान में होने वाली तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान पर क़यामत ढा दी और पाकिस्तान के सूबा सरहद और नया नाम खैबर पख्तूनख्वा का ईंट से ईंट पहुँचा दी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, याद रहे, नाम नहाद वादे के बावजूद पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों का कातिल नेक मोहम्मद 2004 में अमरीकी ड्रोन हमले का निशाना बना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो इमरान खान अक्टूबर 2002 में इंतखाबात तक परवेज़ मुशर्रफ की हमायत करता रहा और इमरान खान को जब ये देखा मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और उसने वज़ारत उज़्मा को ख्वाब छोड़ दिया तो परवेज़ मुशर्रफ की अफ़गान पॉलिसी की मुखालफत शुरू कर दी। इमरान खान वह शख्सियत था जो कबाली इलाकों में फ़ौज भेजने का मुखालिफ था, तालिबान से मुज़ाकरात की हमायत करता था, इन ड्रोन हमलों की मुखालफत करता था जिनके यके देगरे TTP के सरकर्दा लोग मारे गए और इमरान खान ने अच्छे और बुरे तालिबान का मनगढ़ंत मफरूज़ा दोहराता रहा, नेटो सप्लाई को रोकने का मुतालबा करता रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 20वीं सदी की पहली दहाई में इमरान खान पाकिस्तान के मुसल्लह तालिबान का सियासी चेहरा था। ये महज इत्तफाक नहीं, दिसंबर 2014 में तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए टीम नाम तजवीज़ किए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उन नामों में इमरान खान का नाम भी शामिल था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऑपरेशन ज़ब्र-ए-अज़ब के बाद अफ़गानिस्तान में पनाह लेने वाले TTP के कारगिंदे भी तालिबान की सरपरस्ती में पनाह लिए हुए थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मज़मून तो काफ़ी लंबा है और यूँ जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया तो इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐलान किया, अफ़गानों ने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। 1 अक्टूबर 2021 को इमरान खान ने तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का इकरार किया और इंकशाफ किया। दरअसल अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इमरान खान पार्लियामेंट या काबीना को अतमाद में लिए बगैर हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी और दर्जनों ख़तरनाक दहशतगर्दों को जून 2022 में तय पाने वाले जंग बंदी के मायदे में तालिबान के लीडरान को रिहा किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जनवरी 2023 में पेशावर की मस्जिद पर हमला जिसमें 100 अफराद शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत पुलिस एहलकारों की थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फ़ौज और शहरियों पर तहरीक तालिबान के हमलों को अफ़गान पाकिस्तान का ज़ाती और अंदरूनी मामला करार देते हैं और पाकिस्तान के साथ ताउन से इनकार हैं। पाकिस्तान की सियासी माशी हालत के पेश नज़र अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान से खुला इत्तेहाद पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बदतरीन ख़तरनाक ख़तरा है। इस मामले के माशी तमदनी सियासी ज़ाविये मौजूद हैं। हर किस्म की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ अक्सरी राय अलावा सियासी अबलागी कानूनी इक़दाम की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर पाकिस्तान की सालमियत चाहते हैं, अदलिया को भी, निज़ाम अदल को भी, सियासी लीडरान को भी, सिविल सोसाइटी को भी और पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को भी कौमी सलामती के
لیجیے اس عزم استحکام سمیت جو بھی قدم اٹھائیں قوم کو غیر مشکوک طور پر حمایت کرنی چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی سالمیت کی حقیقت ہے۔ اگر پاکستان نہ رہا، یہ ادارے نہ رہے، یہ نظام عدل کیا کرے گا؟ میرے عزیز دوستو، اب بھی نظام عدل پر ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، کرداروں اور اس کے سہولت کاروں کے ساتھ ایکشن لے اور ان کو کیفر کردار کا پہنچائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو سکے اگر کسی نے بغاوت کی، کسی نے سالمیت کے اوپر حملہ کیا، اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہوگی، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔